नमस्कार मित्रों। जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक नई शख्सियत पर एकाग्र का आरंभ हो रहा है। आज हम लोग कवि गद्यकार अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र आरंभ कर रहे हैं। खास संदर्भ यह कि आज उनका जन्मदिन है। तमाम उनके साथियों, उनके प्रशंसकों, साहित्यानुरागियों की ओर से उन्हें जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कोई भी एकाग्र कहीं न कहीं एक व्यक्ति के बहाने उस पूरे काल को जीवंत करने की कोशिश है। जो लेखक, जो कलाकार अपनी सक्रियता रखते हुए अपना जीवन जीते आए हैं और कहीं न कहीं हम सभी उनके उन कार्यों से परिचित हैं। ऐसे में एकाग्र की विभिन्न कड़ियों के माध्यम से हमारी ओर से यही कोशिश होती है कि उस रचनाकार पर अधिक से अधिक बातचीत हो सके, अलग अलग कोणों से बातचीत हो सके। यही कोशिश हमारी ओर से अशोक वाजपेयी जी पर केंद्रित इस श्रृंखला में भी होगी। पूर्व में भी हमने वर्ष 2021 में उन पर एकाग्र किया था, जिनमें यही कोई 11 कड़ियां संपन्न हुई थी। इस बार कुछ नए वक्ताओं के साथ हम उपस्थित हैं। अलग अलग पीढ़ियों और क्षेत्रों के लोग आएंगे और उन पर अपनी बात रखेंगे। मेरे हाथ में यह एक पुस्तक है, कुछ पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी जी की। देख रहे हैं कि यह पुस्तक कितनी आकर्षक है और सादी है। सादगी में भी जो एक आकर्षण का तत्व हो सकता है वह इसमें है। यद्यपि इसे प्रकाशित हुए कई वर्ष होने को आए, कई दशक होने को आए। वर्ष 1984 में यह पुस्तक आई थी, कुछ पूर्वाग्रह। मित्रों, इसे उन्होंने नामवर सिंह को समर्पित किया था और यह उनकी दूसरी आलोचना पुस्तक है। अशोक वाजपेयी जी कविता के अतिरिक्त संस्मरण, आलोचना आदि विधाओं में सक्रिय रहे हैं। और अगर हम उनके पहले आलोचनात्मक निबंध की बात करें तो वर्ष 1959 में उन्होंने एक लेख लिखा था जो कृति मासिक में प्रकाशित हुआ था, और उनकी पहली आलोचना पुस्तक फिलहाल वर्ष 1970 में प्रकाशित हुई। और उनके तमाम कविता संग्रहों से हम सभी परिचित हैं। शहर अब भी संभावना है, उनका पहला ही कविता संग्रह काफी चर्चित रहा। और अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो अशोक वाजपेयी जी वर्ष 1957-59 में, समझिए कि आजादी के 10-12 वर्ष बाद सागर से समवेत का संपादन करते हैं, जिसकी चर्चा कल वे कर भी रहे थे जब हम लोग प्रबोध कुमार जी पर एकाग्र में उनको सुन रहे थे, उनका अध्यक्षीय वक्तव्य सुन रहे थे। इसी तरह वर्ष 1970-74 में सीधी, सरगुजा और भोपाल से अनियतकालीन सीरीज पहचान का आयोजन और संपादन किया। वर्ष 1974 से वे आलोचना दैमासिक पूर्वाग्रह के संपादन कार्य से भी जोड़ते हैं। उसमें प्रकाशित सामग्री में से कई चयनों का पुस्तकाकार संपादन भी होता है, जिनमें तीसरा साक्ष्य, कुमार गंधर्व, कला विनोद और साहित्य विनोद आदि महत्वपूर्ण है।
तो एक तरफ हमने कुछ पूर्वाग्रह को देखा, तो इधर जो नवीनतम पुस्तकें आई हैं अशोक वाजपेयी रचनावली के अंतर्गत, उसे भी हम देखते चले स्क्रीन पर, जिनके संपादक अमिताभ राय जी हैं। अलग अलग खंडों में कई उनकी विधाओं के लेखन को यहां पर शामिल किया गया है। तो यह एक छोटी सी भूमिका रही अशोक वाजपेयी जी की सक्रियता को लेकर, कविता और कविता से इतर तमाम विधाओं में उनके लेखन को लेकर। आज हम लोग इस एकाग्र की पहली कड़ी में कवि गद्यकार अष्टभुजा शुक्ल जी को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी ओर से उनसे यही निवेदन है कि वे अपनी बात उन पर रखें, और जो एक संस्मरणात्मक पुट होता है, कहीं ना कहीं हम शुक्ल जी की आज की बातचीत में उसको भी देखेंगे। कविताओं पर और अशोक वाजपेयी जी के रचनाकार और आयोजक पक्ष से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर तो वे बात करेंगे ही, साथ में जो इन दोनों के आपस के जो जिस तरह के संबंध रहे, जिस तरह की संरचनात्मक स्थितियां रही दोनों लेखकों के बीच, इस पर भी चर्चा होगी। तो हम सीधे कार्यक्रम में आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी को आमंत्रित करते हैं, एक कवि गद्यकार को, और उनसे उनकी बात सुनते हैं। आदरणीय शुक्ल साहब, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी को कि आज जबकि 16 जनवरी है और अभी कल ही मकर संक्रांति थी, सूर्य उत्तरायण हुए हैं, दिशाएं प्रसन्न होने को हैं, और इतनी लंबी सर्दी और उसका कुहासा अब छटने को है। तब हम लोग हमारे समय के एक विलक्षण सांस्कृतिक साहित्यिक व्यक्तित्व अशोक वाजपेयी जी के जन्मदिन के बहाने उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए पूरा एक व्यापक साहित्यिक सांस्कृतिक जगत अपनी शुभाशंसाएं उनके प्रति प्रकट कर रहा है। इस कड़ी में जनसुलभ की ओर से जो श्रृंखला चलाई जानी है नए वर्ष में, और आज उनके जन्मदिन से अशोक जी के जिसका प्रस्थान हो रहा है, इसका शीर्षक रखा है अशोक वाजपेयी की जरूरत। आज का जो हमारे समय का सृजनात्मक परिदृश्य है, उस परिदृश्य को रचने में, उसे बनाने में, उसकी निर्मिति में जिन कुछ चुनिंदा लोगों का योगदान है, उनमें से अशोक वाजपेयी जी भी एक अनिवार्य और अपरिहार्य व्यक्तित्व है। उनकी जरूरत पर जब हम अपनी बात एकाग्र कर रहे हैं, प्रकारांतर से कहा जाए कि प्रासंगिकता पर, तो एक ही समय में बहुत सारे लोग अशोक वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व को गैर जरूरी और अप्रासंगिक निगाह से बहुत लंबे समय से, बल्कि तब से कहा जाए जब से कि अशोक वाजपेयी का
उद्भव हुआ साहित्यिक सांस्कृतिक जगत में, तभी से एक ऐसा भी समाज, एक ऐसा भी संकुल, एक ऐसा भी सोच विचार रखने वाले लोगों का एक समुदाय रहा है अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व के आरंभ से ही लेकर के, जो कि ऐसे जरूरी, ऐसे प्रासंगिक और ऐसे अनिवार्य व्यक्तित्व के प्रति एक प्रतिसंसार रचता रहा है। तो ऐसे में आज जब अशोक जी के जन्मदिन पर उनके प्रदाय को, उनके योगदान को, उनके कर्तृत्व को और उनके कर्तृत्व से जो उनका व्यक्तित्व निर्मित होता है, उस पर जब हम बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे सम्मुख कई बातें एकाएक उठ खड़ी होती हैं। कुछ मोटे मोटे प्रत्ययों में अगर बात की जाए तो अशोक वाजपेयी के साथ कुछ चीजें इस प्रकार से जुड़ जाती हैं कि जो पूरे परिदृश्य में उन्हें अलहदा बनाती हैं। जैसे कि भारत भवन एक शब्द है, हम जानते हैं यह एक शब्द मात्र नहीं है, उसके प्रकल्पक अशोक वाजपेयी हैं। और पूरा जो हिंदी का क्षेत्रफल है, हिंदी साहित्य और संस्कृत का जितना आयतन है, या जितनी भी संस्थाएं हैं, या जितने भी प्रकल्प इसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए और सृजन के लिए किए जाते हैं, उनमें भारत भवन मील का पत्थर है उस दृष्टि से। और अशोक वाजपेयी और भारत भवन एक दूसरे के पर्याय हैं। जब भोपाल की बात आती है तो बात भारत भवन की भी आती है। इस लिहाज से हम देखें तो भारत भवन एक मानक है। फिर अशोक वाजपेयी के साथ एक और प्रत्यय जुड़ता है जिसे पूर्वग्रह कहा जाता है। अशोक वाजपेयी के साथ एक और प्रत्यय जुड़ता है जिसे कभी कभार कहा जाता है। अशोक वाजपेयी के साथ एक प्रत्यय और जुड़ता है जिसे बहुवचन कहा जाता है। अशोक वाजपेयी के साथ एक प्रत्यय और जुड़ता है जिसे अज्ञात कुलशील का पद, जिसके जरिए ला करके साहित्य और संस्कृति के परिसर में उठाकर लाया जाता है। अशोक वाजपेयी के जरिए एक और प्रत्यय आता है, रजा फाउंडेशन का प्रत्यय आता है। अशोक वाजपेयी के जरिए भारतीय कविता, एशियाई कविता, विश्व कविता का प्रत्यय आता है। जैसा कि मैंने कहा कि अशोक वाजपेयी की जरूरत पर, उनकी प्रासंगिकता पर जब भी बात होगी तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व को, उनकी कल्पनाओं को, उनके स्वप्नों को और उनकी सोच समझ को, उनकी सांस्कृतिक अवस्थिति को चिन्हित करते हैं अथवा चिन्हित करते रहेंगे। भारत भवन को लेकर के बाद में अशोक जी चिंतित दिखे। उन्हें लगता है कि उसकी गुणवत्ता, उसकी स्तरीयता का ह्रास हुआ है। बावजूद इसके भारत भवन भी अशोक वाजपेयी जी की आकांक्षाओं का पल्लवन अब भी कर रहा है। युवा कविता का समूह है, संगीत का,
नृत्य का, कलाओं का, फिल्मों का, नाटकों का, कहानी का, अनेक प्रकार के प्रकल्प, वो जो सपने अशोक वाजपेयी जी के भारत भवन के नेपथ्य में हैं, तो ये पहली बार हुआ और ये किसी कमजोर हाथों, किसी अकिंचन कल्पनाओं, किसी लिजलिजे सोच विचार के द्वारा संभव नहीं था। मैं इसलिए भी उसे अभी याद कर रहा हूं, जैसा कि अर्पण कुमार जी का एक नन्हा सा आग्रह भी उसमें जुड़ा हुआ है कि अशोक वाजपेयी का नाम मैं तो अपने गांव में सदा रहा, साहित्य से या संस्कृति से, या जो मुख्य धारा का साहित्य या संस्कृति जिसे कहा जाता है, उससे तो मैं बहुत दूर किनारे पर बैठा हुआ, हाशिए पर। मुझे याद आ रहा है कि अचानक जब शायद भारत भवन का संभवतः 16वां या 17वां स्थापना दिवस था, तब मेरे पास एक पत्र पहुंचा और उसमें स्थापना दिवस, भारत भवन की स्थापना दिवस के जरिए उसके ब्याज से भारत भवन के आयोजनों की एक रूपरेखा थी, जिसका आरंभ कविता सत्र से होना था और उस कविता सत्र में 4 कवियों का नामोल्लेख था, जिनमें विनोद कुमार शुक्ल, केदारनाथ सिंह, राजस्थान के एक युवा कवि थे गिरिराज किराडू, और एक चौथा नाम भी उसमें था, अष्टभुजा शुक्ल। मैं अशोक वाजपेयी जी के इस शब्द का अगर उपयोग करूं तो कहूंगा मैं अचंभित रह गया कि अशोक वाजपेयी से मेरा कभी कोई वैचारिक, सांस्कृतिक, काव्यात्मक अथवा की मुखामुख संवाद कभी नहीं था। मैं इस बात को स्वीकार करूं। फिर सहसा जब मुझे भारत भवन में कविता पाठ का आमंत्रण मिला तो मैं थोड़ा धक से रह गया और मैं नहीं जानता कि किस न्याय से या किसकी प्रेरणा से मुझे उसमें आमंत्रित किया गया होगा। मैं गया भारत भवन, तो अशोक जी के लिए जितने भी लोग थे सब उनके शुभचिंतक थे, उनके सानिध्य में रहने वाले लोग थे या उनके मित्र थे, लेकिन मैं उसमें अनपहचाना सा था। और ये काफी पहले की बात है या घटना है। मैं भी कम नहीं था या कम नहीं हूं। इस प्रकार का जो एक कहना चाहिए कि निरर्थक अभिमान से भरा हुआ और अपने अदनेपन को अपने साथ लेकर चलता हुआ कुछ कुछ लिखने का प्रयास करता हुआ एक व्यक्ति था। मैं गया वहां भारत भवन में, अशोक जी सबको अटेंड कर रहे थे। मेरा प्रमाद कि मैंने अशोक जी को पहचाना, क्योंकि मतलब चित्र वगैरह या और चीजें सामने आती ही थी, लेकिन मैंने उन्हें नमस्कार नहीं किया। ये मैं अपने मन की उस रूढ़ि को या मिथ्या अभिमान या प्रमाद को मैं इस समय व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन अशोक वाजपेयी जी ने सीढ़ियों के नीचे से मुझे देखा आते हुए, मैं नजरें बचा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, अष्टभुजा जी नमस्कार। मैं तो जैसे बहुत बहुत
दंभ की ऊंचाई से एकदम से नीचे आ गया, उतर गया। मेरा सारा प्रमाद चकनाचूर हो गया और मुझे लगा कि अशोक जी जैसा एक विराट व्यक्तित्व, मेरे जैसे एक उन्हीं के शब्दों का फिर उपयोग करूं तो एक अज्ञात कुलशील के व्यक्ति का अभिवादन कर रहा है, तो मेरा जो मिथ्याभिमान था वो चूर चूर हो गया। और मैंने देखा कि अशोक वाजपेयी के बारे में जो बहुत सारी भ्रामक अफवाहें, उन्हें एक गर्वोक्ति से भरा हुआ, गर्वोक्ति नहीं बल्कि गर्वोन्नतता से भरा हुआ अहंकारी या अधिकारी, यानी अफसर कहा जाए, अफसराना अंदाज, वह जो एक छवि मेरे मन में लोगों द्वारा या अपने आप बनाई गई हुई थी, तो उसका विरसन मेरे भीतर होता गया और मुझे यह लगा अशोक वाजपेयी का हृदय कितना बड़ा है कि मेरे जैसे अदने से व्यक्ति को, और चूंकि यह पहली बार हो रहा था, पहली बार मैं उनसे मुखाभिमुख हो रहा था, तो अशोक वाजपेयी के सम्मुख जाने से जो लोग अपना अहंकार लेकर के, विचारों का अहंकार, विमर्शों का अहंकार, ज्ञान का अहंकार उनके सम्मुख ले जाकर जाते होंगे, अपनी सींगे लेकर जाते होंगे, अशोक वाजपेयी के भीतर का जो एक बड़ा और संवेदनशील मनुष्य है, वह उनके अभिमान को विगलित कर देता होगा। मैं देखते देखते देखता रहा, और वो काव्य पाठ जब आरंभ हुआ तो मैं, चूंकि एक प्रकार से कहा जाए अभिधा मूलक कविताओं का ही विश्वासी रहा हूं, और अशोक वाजपेयी साधारण कथन और अभिधा मूलक रचनात्मकता से एकदम असहमत रहे हैं, लेकिन जब मैं कविता पाठ करता रहा तो जिस उल्लास के साथ वो मेरा मनोबल बढ़ाते रहे, बल्कि लहालोट होकर के भरे सभागार में भारत भवन के वाह वाह करके दिलचस्पियां लेते रहे, उससे मुझे लगा कि नहीं, अशोक वाजपेयी की मानसिक बुनावट को किसी भी सुनिश्चित चौखट के भीतर बंद करने की हर चंद कोशिश एक असफल कोशिश है। और आज जब उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करने का अवसर है, तो ये एक परंपरा, कम से कम साहित्य और संस्कृति जगत में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। मुझे याद आ रहा है कि भोपाल से ही एक राजूरिकर राज जी दुष्यंत संग्रहालय के वो निदेशक हैं, चलाते हैं उसको, दुष्यंत कुमार संग्रहालय को, उन्होंने एक बहुत पतली सी पुस्तिका प्रारंभ की थी, शब्द शिल्पियों के आसपास, और सबसे पहले लेखकों का, कवियों का, रचनाकारों का, संस्कृति कर्मियों का परिचय, उसमें एक छोटा सा परिचय, और वो क्या कर रहे हैं इस समय, उनकी सक्रियता, निष्क्रियता, खोज खबर, समाचार का प्रकाशन हुआ करता था, वो भी भोपाल से ही हुआ करता था। और अब यह जो आभासी माध्यम है, फेसबुक पर नवनीत पांडे जी हैं, वो प्रतिदिन सुबह से ही ये याद दिलाते रहते हैं कि किस रचनाकार का जन्म है, उसका प्रदाय क्या है, उसकी रचनाएं कौन कौन सी है। यह एक प्रकार से इस जो आधुनिक तकनीकी माध्यम है, इसके जरिए
यह संभव हुआ कि जो वाकई एक संसार बहुत दूर दूर बैठा हुआ संसार था, वह कितने निकट आ रहा है, और एक संस्कृति और साहित्यिक वृत्त का साझापन जो एक निर्मित हो रहा है, यह कहीं से भी हमारे समय को क्रूर और नृशंस नहीं होने देगा। जैसा कि मैंने कहा कि अशोक वाजपेयी जी को उनकी जरूरत जब भी भारत भवन शब्द आएगा, भारत भवन जैसा कल्पनाशील स्थापत्य जब भी कभी कभार का स्तंभ आएगा, जब भी रजा फाउंडेशन की चर्चा, हालांकि अभी जैसा कि मैंने कहा कि अशोक वाजपेयी को प्रतिवादों का, प्रतिरोधों का शुरू से ही, उनके प्रस्थान से ही उनको सामना करना पड़ा है, और वह उसे आत्मसात करते हुए, पीते पचाते हुए अविचल भाव से सोल्लास अपनी सक्रियता को, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को जिस तरह से उन्होंने संभव किया है या हमें उपलब्ध कराया है, वो चकित करने वाली है। अशोक वाजपेयी ने क्या क्या किया? एक तो यह बहुत पहले, जहां तक राजनीति, सत्ता और शासन और संस्कृति और साहित्य की बात है, तो एक तो यह कि राजनीति, सत्ता और शासन तक साहित्य और संस्कृति को जोड़ने का, उसे वहां तक पहुंचाने का, या इसके अगर उलट कहा जाए तो राजनीति, साहित्य और संस्कृति को सत्ता तक जाने का, दोनों के बीच एक सेतु बनने का काम भी अशोक वाजपेयी ने किया है। इसके पहले कलाकारों को, कवियों को, बड़े कवियों को एक राजनीति ने एक स्पेस दिया था, एक अवकाश दिया था। कई लोगों को समय समय पर राज्यसभा में भेजा गया, लेखकों को, बड़े लेखकों को, बड़े कवियों को। तब शायद राजनीति को कवियों, लेखकों के प्रदाय और उनके महत्व के आकलन की जरूरत महसूस हुआ करती थी। लेकिन आज जैसा दुस्सह समय है, जितना संवेदना विरोधी समय है, जितना संस्कृति के नाम पर संस्कृति विहीन समय जो होता जा रहा है, इस ऐसे नृशंस समय में, जबकि सब कुछ बहुत दारुण है, ऐसे में साहित्य और संस्कृति को, जबकि साहित्य और दूसरा काम अशोक वाजपेयी ने जो किया, महत्वपूर्ण काम किया, कि इसके पहले तक, अशोक वाजपेयी के पहले तक साहित्य एक अलग प्रकार था, साहित्य एक अलग शास्त्र था, साहित्य का एक अलग संसार था, और कलाओं का, संगीत का, नृत्य का, चित्रकला का, इस सब का एक अलग संसार था। दोनों एक दूसरे से अनपहचाने थे। पहली बार अशोक वाजपेयी जैसे दूरदर्शी प्रकल्पक ने साहित्य को सांस्कृतिक अर्थों में इस प्रकार से समृद्ध किया कि अनेक प्रकार की कलाओं और साहित्य के बीच की पारस्परिकता को उन्होंने जिस तरह से
बढ़ाया, उसकी लौ को बढ़ाया और उनके अन्योन्याश्रिता को बढ़ाया। जिस प्रकार उनके बीच पारस्परिकता और पूरकता को बढ़ाया, अशोक वाजपेयी के पहले या उनके बाद अभी तक किसी ने नहीं किया था। और इसी से अशोक वाजपेयी की रचना धर्मिता, उनकी सृजनात्मक सोच, उनके विचार, उनकी काव्य सड़ाएं, उनके आलोचकीय प्रतिपत्तियां और जो भी, जैसा कि मैंने कहा कि 8 दशकों से ऊपर का जीवन जीते हुए इस आज का जो ये सांस्कृतिक प्रांगण है, उस सांस्कृतिक प्रांगण के लिए अशोक वाजपेयी एक अनिवार्य उपस्थिति है। जब से अशोक वाजपेयी ने साहित्य और संस्कृत की दुनिया में दिलचस्पी लेनी शुरू की, जैसा कि अभी अर्पण कुमार जी ने बताया कि 1958 से सागर में जब वो एक छात्र थे, उस समय ही उन्होंने पदार्पण किया, साहित्य के संसार में अपने कदम रखे, अपना पदचाप उन्होंने रखा। हर लेखक की तरह, हर संवेदनशील मनुष्य की तरह, हर युवा की तरह चढ़ती नयवय में अशोक वाजपेयी भी अपने समय से अतिक्रांत हुए। अशोक वाजपेयी समय के साथ चले, एक प्रकार से कहा जा सकता है। और जो उस समय के प्रचलित साहित्य में प्रगतिशीलता के मानक थे, व्यक्तिवाद का विरोध था, इसके आधार पर उन्होंने अज्ञेय की प्रखर आलोचना की। हम सब जानते हैं कि, और जो एक शीर्षक है अज्ञेय के संबंध में हम सब जानते हैं, कोई एक भर्त्सना मूलक शीर्षक है। जब उन्हें ज्ञानपीठ मिला तो अशोक वाजपेयी ने एक लेख लिखा, जिस अज्ञेय के इतने निर्मम आलोचक शुरू में अशोक वाजपेयी हुए, उस अज्ञेय का व्यक्तित्व, उस अज्ञेय की सोच, उस अज्ञेय की विचार संपत्ति और उस अज्ञेय की संवेदनाओं से अशोक वाजपेयी बाद में इतने अधिक घनीभूत ढंग से आवृत हुए कि अज्ञेय जी के पार्थिव पूजन की भांति, बल्कि अज्ञेय जी के आसंग में अशोक वाजपेयी धीरे धीरे बढ़ते गए और एक प्रकार से उन्होंने अज्ञेय को ही अपना प्रतिमान बना लिया। एक समय में बूढ़ा गिद्ध पंख क्यों फैलाए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यह जो एक युवा का, साहित्य में एक युवा का जो प्रवेश था, और तब प्रवेश था जब एक और हिंदी कविता अतिवाम के खूंटे से या उसके द्वारा अनुशासित हो रही थी, तो दूसरी ओर उसके विद्रोह में अकविता, ये दोनों आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। अशोक वाजपेयी की जो मनोरचना थी या जो उनकी मनोसंभवा भूमि थी, वह इन दोनों ही कविता प्रवृत्तियों को धीरे धीरे आत्मसात नहीं कर पा रही थी। ये उनका जो विवेक था। और अशोक वाजपेयी के प्रारंभिक
चरणों से ले करके आज जब 8 दशाधिक जीवन को हम उनके उसको सोल्लास बहुत से लोग आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं, तब हमें ये देखना चाहिए कि अशोक वाजपेयी की जो निर्मित है वो किन किन उपकरणों से होती है। उनका जागृत विवेक कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। एक अशोक वाजपेयी, जाहिर सी बात है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी रहे। वो परीक्षा उत्तीर्ण करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो ये दशा है कि प्रशासन में उच्च पदों पर रहते हुए लोगों का हस्तक्षेप हमारे समय के साहित्य में कुछ ज्यादा ही हो गया है, और उनकी रचनात्मकता, उनकी सृजनात्मकता का शायद उतना योगदान नहीं है उसमें जितना कि उनके नौकरशाह होने का। अशोक वाजपेयी ने उस नौकरशाही को हस्ता कमलवत लिया। वह उनके लिए कोई उनके व्यक्तित्व का योजक वो कोई बड़ा पक्ष नहीं था। अशोक वाजपेयी के भीतर जो चेतना की संपन्नता थी, जो एक जागृत विवेक था, साहित्य और संस्कृति को आत्मसात करने की जो उनकी समझ थी, वह समझ अविकल्प थी, और उसके साथ वो सदैव आद्यंत उसके साथ वो खड़े रहे। जैसा कि मैंने कहा कि जब प्रगतिशील धारा की कविताएं सिद्धांतों को फार्मूला बनाकर या उनके अनुशासन में कविताएं रची जा रही थी, उसी के समानांतर अकविता आ रही थी, उस वक्त अशोक वाजपेयी चिड़ियों पर, बच्चों पर, घर पर, परिवार पर, बेटे पर, बेटी पर, तोतों पर, यानी प्रकृति पर, यानी मानवीय संबंधों पर कविता लिख रहे थे। यह उनका हठीलापन था। लेकिन यह हठीलापन कितना प्यारा था, ये आज देखने पर पता चलता है। उस समय अशोक वाजपेयी की भर्त्सना में एक लंबे समय तक लोगों ने अपना समय जाया किया। अशोक वाजपेयी के निंदकों की, उनके भर्त्सनाकारों की, उन्हें दुरुक्तियों से नवाजने वालों की भी एक बड़ी तादाद रही है। अशोक वाजपेयी की कोई लाव लश्कर तो नहीं बन पाई, उन्होंने अनुयायी बनाए भी नहीं। अशोक वाजपेयी ने कभी भी यह कृत्य या कुकृत्य नहीं किया कि उन्होंने अपनी कोई मंडलियां निर्मित की। अशोक वाजपेयी जहां भी होते हैं या जहां भी रहे, वह अपने मूल्यों पर अडिगता के साथ खड़े रहे। तो जब कविता धुर विचारों के अनुशासन में हो रही थी, उस वक्त अशोक वाजपेयी कविता को लेकर के एक अपना अलग स्टैंड बना रहे थे। बहुत मामूली चीजें, और उसी कविता का विकास उनके बाद की कविता में, जो उनके बाद कवि आए, उत्तरवर्ती कवि, उन कवियों में अशोक वाजपेयी की उसी सोच का, उसी संवेदना का, उसी समझ का, स्वप्न और कल्पना का विकास होता हुआ दिखाई देता है। अन्य कारणों से तो मैं ये कह रहा था कि अशोक वाजपेयी तब भी अपने सपनों, अपनी कल्पनाशीलता, अपने हठीलेपन, अपनी जिद के साथ तब भी सृजनशील रहे, और अब तक। तो जब भी
एक 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 विपक्ष जिसे कहा जा, हर चीज का विपक्ष, और हर चीज का विपक्ष करते हुए आदमी का जो संघर्ष है, जो सृजनात्मक संघर्ष है, और बहुत सारी चीजों को, तो जैसा कि मैंने कहा कि अशोक वाजपेयी जिस बहुलता की बात करते हैं, समावेशिता की बात करते हैं, समय के आत्यंतिक दबाव से निकलकर समयातीत होने की जो बात करते हैं, इतिहास, भूगोल, सिद्धांत, समय के बीच में फंसे, उलझे, तनावग्रस्त मनुष्य को उसी समय से, उसी समय के भीतर रहते हुए साहित्य और कलाओं की दुनिया में जाकर के जिस समयातीत हो जाने की बात करते हैं, वो वास्तव में मनुष्य के मुक्ति की आकांक्षाओं की बात है। अगर हम इस तरह से देखें अशोक वाजपेयी की सृजनात्मकता को, जैसे कि वो कहते हैं कि समय में समयातीत हो जाना, समय में समयातीत हो जाना, कहते हैं कि समय में हर पल धंसे मनुष्य में ही यह इच्छा होती है कि वो समयातीत हो सके, यानी अपने समय के दबाव, अपने समय के जुझारूपन, अपने समय के संघर्ष, अपने समय के तनाव से व्यक्ति जो सुकून जहां चाहता है, साहित्य उन पलों, उन सपनों को समेटने वाला, उसे अवकाश देने वाला, उसे निर्मित करने वाला एक जगह है, एक लोक है अशोक वाजपेयी की दृष्टि में। तो उस लोक को जो कहते हैं कि जो है, यानी जिस समय का हम सामना कर रहे हैं, जिस वर्तमान का हम सामना कर रहे हैं, उसकी संरचना से वह जो नहीं है, यानी जो नहीं है माने जो मनुष्य की आकांक्षा है, जो उसका प्राप्तव्य है, जिसके लिए वह इतना संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए वह जूझ रहा है, उसे आप्त करने के लिए, उसे अर्जित करने के लिए ही साहित्य और कलाएं हमें वह अवकाश प्रदान करती हैं, हमें वो स्पेस देती हैं, हमारे लिए उस वृत्त को निर्मित करती हैं जहां मनुष्य कुछ देर के लिए खुद को भूल सके, बल्कि भूल नहीं सके, बल्कि कहा जाए कि वो अपने अस्तित्व का अनुभव कर सके, अपने होने को, अपनी उपस्थिति का एहसास कर सके। तो इस प्रकार से अशोक वाजपेयी कविता के स्वराज की बात करते हैं, यानी एक राज, एक राजनीति, एक विचार पद्धति, एक शासन पद्धति, एक सत्ता की एक प्रतिसत्ता, जो शब्द की सत्ता है या जो कलाओं की सत्ता है, उसमें जितनी स्वायत्तता है और जो मनुष्य को और बड़ा करती है, मनुष्य को और व्यापक संसार में ले जाती है, मनुष्य को उसकी त्रासदियों से जो मुक्त करने का प्रयास करती है, वह समय, वह सत्ता, शब्द की वह सत्ता, विचारों की वह सत्ता, उस सत्ता के साथ अशोक वाजपेयी अपनी, और जैसा कि मैंने कहा कि अशोक वाजपेयी अपने विश्वासों के प्रति, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक व्यक्ति होता है, एक मनुष्य के तौर पर कोई भी व्यक्ति जिसकी कि एक सामाजिक, एक बड़े वृत्त का जो नेतृत्व करता है कहीं भी जाकर के किसी भी क्षेत्र में, तो किसी भी व्यक्ति की अपनी अभिसंधियां हो सकती हैं, उसकी दुरभिसंधियां हो सकती हैं, लेकिन जो उसका एक मनुष्यता का एक जो व्यापक प्रयोजन होता है, वहां जाकर के जब तक मनुष्य अपने ही द्वारा अर्जित किए गए विवेकों और निष्कर्षों का प्रयोग नहीं करता है, तो वह
जिसे कहा जाए कि जो रणनीति इसके लिए वह निर्मित करता है, अपने लोक को रचने के लिए, अपने संसार को रचने के लिए, अपने समाज को रचने के लिए, तो उस रणनीति के तहत, उस राजनीति के तहत शब्द की स्वायत्तता को, कलाओं की सत्ता को मनुष्य होने, और अशोक वाजपेयी इसीलिए मनुष्य को देवोपम ठहराते हैं। कई बार वो कहते हैं कि मनुष्य देवता हो जाता है, लेकिन देवता भी वो देवता नहीं जो छोटी छोटी आकांक्षाओं के लिए छीना झपटी करते हैं। वो कहते हैं कि एक ईश्वर विहीन अध्यात्म की वो बात करते हैं, यानी ईश्वर के जो पचड़े हैं, ईश्वर होने के, या देवताओं के जो पचड़े हैं, देवताओं की जो कथाएं हैं, जो उनके पौराणिक मिथक हैं, और जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उसी संजाल में घूम फिरा करके ले जाती हैं। तो इस प्रकार से अशोक वाजपेयी एक ईश्वर विहीन अध्यात्म की जब बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उस ईश्वर का नकार है जो ईश्वर मनुष्य के बीच विभेद पैदा करता है, जो किसी मनुष्य को अवर और किसी मनुष्य को प्रवर बनाता है। उन अवधारणाओं का निषेध पूरी तरह से अशोक वाजपेयी करते हैं और उसके जरिए मनुष्य की प्रतिष्ठा करते हैं। मनुष्य कोई पाप धुला प्राणी नहीं है। इस प्रकार से अशोक वाजपेयी और जीवन में संशक्ति, इतनी प्रबल संशक्ति, इतनी गहरे पैठ करके कि अशोक वाजपेयी उसी समय में प्रेम की कविताएं लिखते हैं, और प्रेम के साथ ही जो एक तरह से कहा जाए कि जो उनका मन है वह ईश्वर विहीन आध्यात्म की खोज है। तो वो प्रेम को वो दैहिक स्तर तक ले आते हैं, और देह की सत्ता को वे बार बार, अशोक वाजपेयी देह की सत्ता को आलोकित करते हैं, बार बार उसे परिभाषित करते हैं। और जो ऐन्द्रिकता, देह की ऐन्द्रिकता, जिसके जरिए जैसे कि सिराओं को पकड़कर हरियाली पत्तियों की नोक तक पहुंच जाती है, तो यह जो स्पंदन है, जीवन का स्पंदन है, जहां से चल करके, तो ये इस देह की सत्ता को इसी जगत में सत्य की सत्ता से जोड़ते हुए अशोक वाजपेयी इसीलिए जब ईश्वर विहीन अध्यात्म की बात करते हैं तो इस भौतिक जगत की ही बात करते हैं। इस भौतिक जगत में होते हुए जो हमारा एक अंतर जगत है, जहां हमें सुकून मिलता है, जहां हमें प्रश्रय मिलता है, जहां हम निरसन बहुत सारी चीजों का कर करके दाखिल होते हैं, तो साहित्य का, संस्कृत का, कलाओं का लोक एक ऐसा ही लोक है, एक आकांक्षित लोक है मनुष्य का। हम जानते हैं कि बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा कि जब बहुत लोग सिद्धांतों के आलोक में विचारों को सामने रखकर, उनकी पुस्तकें रखकर कविताएं लिख रहे थे, कहानियां लिख रहे थे, उस समय अशोक वाजपेयी का यह प्रतिवाद ही है कि वो प्रकृति पर, परिवार पर, संबंधों पर और तन पर, देह की सत्ता पर वो कविताएं लिखते हैं। ये क्या है? ये अशोक वाजपेयी का अपना सर्जनात्मक विवेक है। इस विवेक को कभी आविल नहीं होने देते। इस विवेक पर वो कभी धुंध नहीं आने देते। जिस समय में भी अशोक वाजपेयी होते हैं वह अपने समय के खिलाफ ही खड़े होते हैं। प्रचलित, जो समय की प्रचलित स्थूलताएं हैं उनके बरक्स वह अपना एक प्रति संसार रचते हुए दिखाई देते हैं, और इसी नाते वो जहां भी होते हैं एक अकुंठ और उल्लासमय व्यक्तित्व की तरह, वो बिल्कुल जैसे कि कहा जाता है कि वो उत्सव धर्मी,
तो ये उत्सव क्या है, उल्लास क्या है? ये जो मनुष्य के भीतर की कामनाएं हैं, उन कामनाओं को जहां पनाह मिलती है, जिस स्वप्न लोक में मनुष्य जाना चाहता है, उसे चरितार्थ, उसे धरातल पर उतारने के लिए जो सृजनात्मकता होती है, स्वप्न को साकार करने की सृजनात्मकता, तो इस नाते वो जितने संगीतज्ञ हैं, बड़े संगीतज्ञों के साथ उनका उठना बैठना रहा, उनकी मैत्री रही। मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, सैयद हैदर रजा, और तो कहने का, और जब वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि वह एक जब देवत्व और कैसा देवत्व, जैसा कि मैंने कहा कि वो पौराणिक या मिथकीय चरित्रों से एक अलग प्रकार के दैवत की कल्पना जब वो करते हैं, तो कहते हैं वो मल्लिकार्जुन मंसूर को ही देखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे आदमी से मिलूंगा जिसके आर पार देखा जा सके, मानो एक पारदर्शी देवता हो। यानी मनुष्य को आर पार देखना, मनुष्य एक इतनी जटिल इकाई है, एक इतनी गुथी हुई इकाई है, इतनी चीजों से उसकी निर्मित होती है, इतनी भौतिकताओं से और इतनी सूक्ष्मताओं से यह बना हुआ है। तो एक संगीतकार को उसके आर पार देखना, उसके व्यक्तित्व को, यह जो कहते हैं कि जिसके आर पार देखा जा सकेगा, मानो एक पारदर्शी देवता हो हमारी दुनिया का। तो हमारी दुनिया का, और फिर हमारी दुनिया के ही गंधों स्वादों को गाता हुआ, ये गंध को गाना, स्वाद को गाना, ये संगीत के जरिए जो मनुष्य के अध्यात्म को, मनुष्य के मनोजगत को, उसके विरेचन को, जो यानी कला की स्थूलताओं के बरक्स जाकर के कला की भौतिकताओं को एक कला की स्वायत्तता निर्मित करते हुए, तो इस प्रकार से अशोक वाजपेयी उन चीजों को अर्जित करना चाहते। अशोक वाजपेयी हर प्रकार की कट्टरता का प्रतिवाद करते हैं। कट्टरता चाहे सिद्धांत की कट्टरता हो, चाहे विमर्शों की कट्टरता हो, चाहे इतिहास की कट्टरता हो, चाहे भूगोल की कट्टरता हो, यानी मनुष्य को अधिकाधिक लोकतांत्रिक बनाने का उपक्रम, एक दूसरे को जगह देने का, एक दूसरे को सम्मान देने का, एक दूसरे के साथ होने का, एक दूसरे से गुथने का जो अवकाश और उसका विचार दर्शन जिस प्रकार से अशोक वाजपेयी की सृजनात्मकता में हमें मिलता है, तो वो अशोक वाजपेयी का ये साहस, इससे बड़ा और क्या होगा कि वो उनका जो पहला ही कविता संग्रह सर, अब भी संभावना है, तो आसन्न प्रसवा मां के लिए कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं। यह इससे बड़ा साहसिक कदम एक युवा कवि के लिए 1960 के आसपास की कविताएं हैं, जब एक कवि की निर्मित हो रही है, एक रचनाकार बन रहा है, और जब कविता बहुत सारे दूसरे प्रत्ययों, दूसरे विश्वासों में, प्रदत्त विश्वासों में, प्रदत्त भूमिकाओं में, प्रदत्त विचार और दर्शन के आलोक में की बंधक जब हो रही हो कविता, तब एक युवा कवि, अशोक वाजपेयी जैसा युवा कवि आसन्न प्रसवा मां के लिए कविता लिखता है। इससे बड़ा साहस ये कवि का सत्साहस है। एक दृष्टि मिलती है वहां से, क्योंकि वो जो समय है
और उस असल बात है कि किस समय में क्या कहा जाता है। काल के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय का अतिक्रमण करते हुए, यानी समय में होते हुए समयातीत हो जाने की बात जो अशोक वाजपेयी करते हैं, जब दूसरे प्रकार की कविताएं लिखी जा रही हैं, उस समय अशोक वाजपेयी जैसा कवि, युवा कवि, 60 के दशक के आसपास का कवि, वो लिखता आसन्न प्रसव, मां के बारे में कविता लिखता है। और मुझे लगता है कि हाँ, और उसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं, एक गर्भभार खिन्न मां जो आसन्न प्रसूव है, एक सत जो ससत्वा है, एक और जीव को धारण कर रही है, दुनिया में पदार्पण करने वाले एक और मनुष्य का सृजन करना चाहती है। उसके भीतर उस सत्व को कैसे देखते हैं अशोक वाजपेयी? तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं, तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा दबाव है, तुम्हारे होठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है। तो बाद में माँ के प्रेम पर भी कविताएं लिखी गई, बहुत कविताएं लिखी गई, बाद के कवियों ने लिखी, खुलकर लिखी, लेकिन उसे दृष्टि कहां से मिलती है? तो अशोक वाजपेयी सृजनात्मकता में सदैव एक नई दृष्टि का प्रतिपादन करने वाले रचनाकार हैं। वो दृष्टि उनकी अपनी दृष्टि है, एक कवि की आयत्त दृष्टि है, उसके विवेक और उसकी स्वाधीन चेतना से निर्मित दृष्टि है। और यह साहसिक काम, यह साहसिक निर्णय और ऐसे साहसिक स्वप्न देखना अशोक वाजपेयी जैसे गिने चुने लोगों के ही बस की बात होती है। एक वो कहते हैं कि प्यार पर अनेक कविताएं लिखते हैं, देह के भीतर जो उनकी देह की अभिरुचियां हैं वो दुर्लभ किस्म की हैं, उनकी ऐन्द्रिकताएं। वो सद्य स्नाता पर कविता लिखते हैं। पश्चात लज्जा उनकी एक कविता है कि केली के उपरांत, परिरंभ और केली के उपरांत एक स्त्री जिसमें कि पूरी तरह से संलग्न होती है, उसमें अपने पूरे तन मन से पूरी संरचना के साथ जिसमें संलग्न होती है, उससे उपराम होने के बाद अशोक वाजपेयी लक्ष्य, कोई कवि कैसे लक्ष्य करता है किसी स्थिति को? पहले बिहारी देखते थे, एक बिंब लिखते थे कि वो अरे दहेड़ी क्या है, जनि धरे जनि तू ले ही उतारी, और ऐसे ही रहनारी, एक बिंब निर्मित करते हैं। लेकिन अशोक वाजपेयी का कवि, जो कि आधुनिक प्रत्ययों का कवि है, आधुनिक संसार का कवि है, तब से अब तक दुनिया जितनी बदल चुकी है उसकी संवेदना का, उसकी चेतना का कवि है। वो कवि संस्कृत साहित्य में बहुत सारा श्रृंगार पर, प्रेम प्रसंगों पर बहुत विपुल साहित्य पड़ा हुआ है, लेकिन अशोक वाजपेयी जब उसको देखते हैं तो उस संश्लेष के बाद पूरे उस एक अनुष्ठान की तरह जो चीज संपन्न होती है, और उसके बाद कहते हैं कि वो फिर भी अपने को छिपाना चाहती है। तो इसको देखना और इसको व्यक्त करने का कविता में साहस, यह कम लोगों में पाया जाता है। अशोक वाजपेयी उसी समय जब बाद में पतंग पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हिंदी साहित्य में, एक पतंग अनंत में, और आप देखिए उस कविता को, बच्चे फेंक रहे हैं ये गेंद मृत्यु के पार,
इस उम्मीद में कि पिता वापस लौट आएंगे। एक गेंद बच्चे फेंक रहे हैं, कहां फेंक रहे हैं? मृत्यु के पार। यह जो मर्त्य जीवन है, यह जो मरणशील संसार है, तो बच्चों के भीतर का जो उल्लास है, जो उनका क्रीड़ा विलास है, प्रकारांतर से अशोक वाजपेयी का यही कविता विलास है, काव्य विलास है। और जो विलास शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो हमें छोटे छोटे विलासों को, या जो विलास की परिभाषा हमें बताई जाती है, उस विलास की बात मैं नहीं कर रहा हूं। काव्य विलास, काव्य विनोद पर वो लिखते हैं, विनोद की शब्दावली का प्रयोग, विनोद, कई चीजों में विनोद का प्रयोग वो करते रहे हैं अशोक वाजपेयी। तो उनके भीतर जो एक स्मृति को आयत्त करने की हमारी जो परंपरा है, और परंपरा में बच्चे फेंक रहे हैं एक गेंद मृत्यु के पार, इस उम्मीद में कि पिता वापस लौट आएंगे। पिता तो चले गए हैं, पता नहीं किस लोग चले गए हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पुरखे हैं, जो अब स्मृति बन चुके हैं, जैसे वो स्मृतियां हमें अपना संसार फिर से वापस कर देंगी। बच्चे उड़ा रहे हैं एक पतंग अनंत में कि मां उनसे खिलौने लटका कर भेजेगी। अद्भुत अद्भुत कल्पना है। तो यानी जो हमारा व्यतीत समय है, जो हमारा चला गया समय है, जो हमारी चली गई परंपरा है, वह परंपरा हम किस प्रकार से उसे पुनर्संभव एक कवि करता है, अशोक वाजपेयी जैसा कवि करता है। पुरखों के साथ मृत्यु को पराजित करते हुए बच्चे गा रहे हैं काया की अमरता का गान। तो एक काया जो कि राख हो चुकी है, धूलिसात हो चुकी है, वह काया बार बार संभव होती है, क्योंकि जीवन बार बार जीवन पुनर्सृजित होता है। अशोक वाजपेयी की रचना धर्मिता, वो सृजन जो स्थूल सृजन है, उसके प्रतिवाद में पुनर्सृजन, जीवन का पुनर्सृजन कलाओं के जरिए, काव्य के जरिए, कविता के जरिए, साहित्य के जरिए जिस जीवन का पुनर्सृजन होता है, उसमें उनका अडिग विश्वास है। मैं शायद बातें कुछ इधर उधर की हो जा रही होंगी। अशोक वाजपेयी ने जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने नाना प्रकार से हस्तक्षेप किया है, और जो हस्तक्षेप किया है वो बहुत साहसिक ढंग से किया है, अडिग ढंग से, एक हठीले अंदाज में किया है। अशोक वाजपेयी से और लोग चिढ़े, लेकिन अशोक वाजपेयी किसी से नहीं चिढ़ते हैं। वे अपने कर्म से, अपनी सृजनात्मकता से, अपनी संभावनाओं से वे तमाम असंभाव्य प्रत्ययों को साक्षात करते हैं, उसे उपार्जित करते हैं, जिसके जरिए बहुत से लोग असहमत होते हैं, असुविधा होती है। मैं जब देखता हूं तो कई लोगों का, हालांकि ऐसी बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो मुखड़ा होता है, जो लोग चेचक के दाग जिनके मुखड़े पर पड़ जाते, छिनकटहा मुंह जिसे कहा जाए, तो वो बहुत सुरूपता उसमें नहीं रह पाती चेचक के दाग में। लेकिन अशोक वाजपेयी का जो मतलब उनकी जो आकृति बनती है, जो उनका मुखमंडल है, और उस पर जो हरदम छाया रहने वाला अकुंठ उल्लास है, मुझे लगता है कोई जैसे बड़ा सा फूल हो और जैसे भ्रमरदंश मतलब कर लिया हो उस पर, उस तरह से वो चेचक के दाग और उसे एक प्रकार से आभा जैसे प्रदान करते हैं, उसे और सुंदर बनाते हैं। कभी अशोक वाजपेयी को देख करके कोई कुंठित नहीं हो सकता, उन्हें देख करके कोई विचार शून्य नहीं हो सकता, उन्हें देख करके कोई कला शून्य नहीं हो सकता।
तो अशोक वाजपेयी की जो निर्मित हुई है वह उनके कुछ साहसिक निर्णय अपने, दूसरी बात अपनी बात को बहुत ही अडिग ढंग से कहने, और जब बहुत सारी चीजों का सरलीकरण हो रहा हो उस सरलीकरण के विरुद्ध जाकर के एक प्रकार की विशेषीकृत स्थापनाओं को स्थापित करने का योगदान अशोक वाजपेयी को अशोक वाजपेयी बनाता है। उनका विपुल लेखन, उन्होंने पहली बार हिंदी कविता को दुनिया की कविता के आसपास रख करके, दुनिया की कविता के परिप्रेक्ष्य में अनेक भाषाओं में संसार की जो लिखी जा रही कविता है उसको आमने सामने बैठाया, उससे परस्पर संवाद करवाया, और जिससे कि एक जो मनुष्य की संपूर्ण चेतना की निर्मित होती है साहित्य के जरिए, अशोक वाजपेयी ने उसे संभव करने कराने की कोशिश की, और बजित कोशिश की। कभी कभी बहुत से लोगों को यह कोशिश असुविधाजनक मालूम हुई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वह उनके साहसिक निर्णय, उनका हठीलापन और प्रचलित मान्यताओं से असहमत होकर के अपनी स्थापनाओं की निर्मित, अपने स्वप्न अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अशोक वाजपेयी ने जो किया, जितना कुछ किया और जो करते आ रहे हैं, वह किसी भी भाषा के लिए, किसी भी साहित्य के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए और किसी भी कला मूलक संसार के लिए वह सर्वोत्तम प्रति है। जैसा कि मैंने कहा कि उनका कोई एक आयाम नहीं है, वो एकायामी है ही नहीं। अब ये अलग बात है कि अशोक वाजपेयी अपनी सृजनात्मकता को सबसे अलग करते, वो कुछ शब्द, संस्कृत के कुछ शब्द वो ला करके हिंदी में चलाने वाले के रूप में भी अशोक वाजपेयी जाने जाएंगे। जैसे एक शब्द है मूर्धन्य, मूर्धन्य शब्द पहले प्रयोग में आता रहा है, लेकिन अशोक वाजपेयी इसका बार बार प्रयोग करते हैं, किसी के साथ मूर्धन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, अचंभित, अचरज, विस्मित होने का प्रयोग बार बार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अज्ञात कुलशील, अज्ञात कुलशील कभी उन्होंने दूसरे कवियों के लिए, जिनकी कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं होगी, जो अपना कोई बड़ा परिचय लेकर के सामने नहीं, वो दूसरों के लिए नहीं अज्ञात कुलशील की बात करते हैं। अभी नामवर जी पर जो उन्होंने एक लेख लिखा है उसमें खुद को भी अज्ञात कुलशील होने की बात करते हैं। अज्ञात कुलशील हुआ यानी जिसके पीछे कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बड़ी परंपरा नहीं है, जो यूं ही आ गया है या आना चाहता है, वह अज्ञात कुलशील। जिसके पास कोई टैग नहीं है, जिसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, एक ऐसा सृजन धर्मा, एक ऐसा लेखक, एक ऐसा कवि, एक ऐसा विचारक जो सामने आना चाहता है और वह अपनी स्थापनाओं के साथ, अपनी संकल्पनाओं के साथ आना चाहता है। अशोक वाजपेयी ने बड़ा फलक है उनके काम का, काफी व्यापक फलक है आलोचना, और मैं तो ये कहूंगा कि आलोचना के मंच पर भी अशोक वाजपेयी ने मौलिक काम किए हैं, और वो उस समय आलोचना की प्रति आलोचना, अपने समय में प्रचलित आलोचना की प्रति आलोचना कर रहे थे और वो अपनी स्थापनाएं निर्मित कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा तो वह उनके प्रिय कवियों में जाहिर सी बात है अज्ञेय जी, बाद में मुक्तिबोध और शमशेर, ये उनके 3 प्रिय कवि रहे। बाद में रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, मुझे यहीं तक आना चाहिए, बाद का फलक तो बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है।
तो उन्होंने, मुझे लगता है कि अशोक वाजपेयी की आलोचना का भी एक अलग प्रकार है, अलग तरह से वो सृजन को आयत्त करते हैं और अलग तरह से उसे समझना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं। तो उनकी आलोचना को एक आलोचना का एक प्रत्यय ही चला हुआ था, कभी चलाया गया था प्राध्यापकीय आलोचना। हालांकि आलोचना भी बिना उच्च शिक्षा के संस्थानों से गुजरे हुए कोई बड़ी आलोचना संभव नहीं हुई है, लेकिन आगे जी के ही समय से अपने आप ही जो जो आधुनिक साहित्य का आगमन हुआ, उसी के साथ साथ रचनाकारों ने भी आलोचना में दखल देना शुरू किया और ये दूसरी भाषाओं की देखा देखी शुरू हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ तो कार्यत्री प्रतिभा और ये दोनों प्रतिभाएं, भावयत्री प्रतिभा, ये दोनों प्रतिभाएं अलग अलग मानी गई थी कि एक ही व्यक्ति, सर्जक कोई और होता। हालांकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण संस्कृत साहित्य में भी, हमारे प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। पंडित राज जगन्नाथ जैसा जो बहुत बड़े कवि भी हुए और बहुत बड़े काव्य शास्त्री भी हुए, रसगंगाधर जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा। लेकिन आधुनिक साहित्य की आधुनिक संवेदना को एक तरह से मांग भी चलने लगी कि कवि की आलोचना क्या हो। ये बाद में दूसरी शब्दावली में कवि के गद्य की बात होने लगी और बहुत सारी। तो अशोक वाजपेयी का जो गद्य है, एक कवि के रूप में वो कितने उजागर होते हैं और कितने नहीं, ये विवेचन का विषय हो सकता है, लेकिन एक आलोचक के रूप में उनकी एक अलग सत्ता अशोक वाजपेयी की निश्चित तौर पर स्थापित होती है। और अशोक वाजपेयी तब हमारे समय के सृजनात्मकता में हस्तक्षेप करते हैं जब जब उसे उनकी जरूरत जान पड़ती है। वो प्रतिवाद करते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं और वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के बीच संघर्ष करते हुए वो संघर्ष से बुझते नहीं, बल्कि उस संघर्ष से और निखर कर और प्रफुल्ल होकर हमारे सामने आते हैं। तो जैसा कि अभी अर्पण कुमार जी दिखा रहे थे कुछ पूर्वग्रह, फिलहाल ये और बाद में भी बहुत सारे उनके जो साक्षात्कार हैं, बहुत सारी आलोचनाएं हैं। तो अशोक वाजपेयी एक समवाय है सृजनात्मकता के अपने आप में। आज अशोक वाजपेयी को किन चीजों के लिए उनकी जरूरत क्या है, उन्हें किस रूप में याद किया जाए, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक विराट व्यक्तित्व के सभी आयामों को स्पर्श करना और कम से कम मेरे जैसे अल्पधीत व्यक्ति के लिए थोड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन आज अशोक वाजपेयी, और जब आज के समय को हम देख रहे हैं, आज समय जितना निर्मम और कट्टर होता जा रहा है, तब अशोक वाजपेयी फिर अपनी कल्पनाओं से, अपनी सृजनात्मकता से और अपने प्रतिरोध से उसी मनुष्यता के पक्ष में, उसी अधिकाधिक लोकतांत्रिक विकल्प रचने के लिए प्रयत्नशील हैं। और अशोक वाजपेयी आज फिर उन लोगों में पांकते ढंग से खड़े हैं जो भी परिवर्तन के लिए, जो परिवर्तनकामी लोग हैं। वो अपने में परिवर्तन भी करते रहे, अपने मूल्यों में, अपनी मान्यताओं में भी निरंतर परिवर्तन करते रहे हैं। और यह एक विचारक का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि वो समय के सापेक्ष, समय के साथ साथ और समय के विरुद्ध भी, दोनों मोर्चों पर वो काम करता है। आज अशोक वाजपेयी उन लोगों के साथ खड़े हैं। आज अशोक वाजपेयी के कृतित्व को हम देखें, उनकी भूमिकाओं को देखें, अशोक वाजपेयी आज एक आंदोलन धर्मी, बल्कि जिसे कहा जाता है कि एक्टिविस्ट, पिछले दिनों एक्टिविस्ट शब्द का प्रयोग होता था, सांस्कृतिक कार्यकर्ता का। आज अशोक वाजपेयी एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता की भूमिका में इस उम्र में दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज अशोक वाजपेयी की जरूरत किस लिए है,
अशोक वाजपेयी जैसे बड़े व्यक्तित्व वाले रचनाकार की जरूरत किस लिए है? मुझे लगता है कि कट्टरताओं के प्रतिवाद के लिए अशोक वाजपेयी की जरूरत है। मुझे लगता है कि अनेक प्रकार की कलाओं के सम्मिलन के लिए अशोक वाजपेयी की जरूरत है। मुझे लगता है कि मनुष्य की अकुंठ खिलखिलाहट के लिए, उसके ठहाकों के लिए अशोक वाजपेयी की जरूरत है। जीवन के उल्लास के लिए अशोक वाजपेयी की जरूरत है। और जो कलाओं का संसार है, साहित्य का संसार है, उस संसार में मनुष्य मनुष्य की परस्परता, मनुष्य मनुष्य की समानता, मनुष्य मनुष्य के बीच अधिकाधिक अभेद की स्थापना का जो उद्देश्य हो सकता है, अशोक वाजपेयी एक ऐसे अपनी मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध आलोचक रहे हैं कि उनकी आलोचना भी उतनी ही होती रही है। अभी एक प्रसंग घटित हो रहा है, उस प्रसंग में मैं नहीं जाना चाहता। तुलसीदास को लेकर बहुत सारी बातें आ रही, तो एक विचार ये भी आ रहा है कि किसी की आलोचना जितनी अधिक होती है, इसके माने उसके भीतर संभावनाएं उतनी ही अधिक होती है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अशोक वाजपेयी के ही शब्दों से मैं इस सत्र का समापन करना चाहूंगा। एक कविता कम से कम अशोक वाजपेयी की ऐसी जरूर निकलती है जो जबान पर चढ़ती है, मन में भी उतरती है। एक बार जो ढल जाएंगे शायद ही फिर खिल पाएंगे। अशोक वाजपेयी कभी ढलना नहीं चाहते। जिस ढल शब्द का प्रयोग, ये ढलना अस्त होना, ये ढलना मुरझा जाना, ये ढलना सुवासीन हो जाना, निर्गंध हो जाना, ये ढलना किसी सांचे में भी ढल जाना, खांचे में ढल जाना और अनुकूलित हो जाना। तो इस ढलने के इतने अर्थ अशोक वाजपेयी के पास है और उनकी कविता में है कि एक बार जो ढल जाएंगे शायद ही फिर खिल पाएंगे। अशोक वाजपेयी कभी ढले नहीं। अशोक वाजपेयी एक साहित्य और संस्कृत पुरुष की तरह, बल्कि कहा जाए खुद को अपने समय में एक विस्मय की तरह, एक हलचल की तरह और एक बिंब की तरह, खिलते हुए बिंब की तरह अशोक वाजपेयी के इस प्रदाय को, उनके इस योगदान को और उनकी जैसा कि मैंने कहा कि अशोक वाजपेयी ने कोई शिष्य मंडली नहीं निर्मित की, गतानुगतिक लोगों की कोई लीक बनाने की उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की। उनसे आप सहमत हो सकते हैं, उनसे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो स्वप्न हैं, साहित्य कलाओं को लेकर के उनके जो विचार हैं, उनकी जो धारणाएं हैं और उनका जो विपुल सृजन है, उसके लिए हमें अशोक वाजपेयी की बार बार जरूरत पड़ेगी, जो ये कह सकें कि एक बार जो ढल जाएंगे शायद ही फिर खिल पाएंगे। अशोक वाजपेयी इसीलिए सदैव खिले खिले हैं, वे हमेशा खिले खिले रहे। संयोग वसात आज ही उन्हीं के लगभग हम उम्र नरेश सक्सेना जी का भी जन्मदिन है। अशोक वाजपेयी जी के साथ मैं उन्हें भी बधाई देता हूं, समूचे हिंदी संसार की ओर से, साहित्य जगत की ओर से, कला जगत की ओर से, और अशोक वाजपेयी को शुभकामनाएं देते हुए शतायु हों, चिरायु हों और इसी तरह से अपने समय को प्रेरित, आंदोलित और सक्रिय करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया अर्पण जी। अष्टभुजा शुक्ल जी। जी जी, मैं बना हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार और सारगर्भित शुरुआत के लिए। और
काफी अच्छा लगा। तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जी हमें मिल रही हैं। आलोक जी मिश्र जी, प्रभा मिश्र, ब्रजेश मणि, जयश्री पुरवार, मिथिलेश चरण चौबे, सुशीला पुरी, जगन्नाथ दुबे, बंटी शर्मा, त्रिलोक महावर, मधु मेहता, स्मिता शर्मा और कई साथीगण जुड़े हुए रहे, विकास कुमार, कुमार प्रसन्न आदि आदि। और जी मित्रों, जी एक जो आज का जो टाइटल था, अशोक वाजपेयी की जरूरत, उसके आसपास और उसके बहाने कई ऐसी बातें हमारे साथ साझा की अष्टभुजा शुक्ल जी ने। उनकी कविताओं के बाबत, उनकी आलोचना को लेकर, आलोचना धर्म को लेकर, और जो तमाम उनके आयोजन रहे, कई तरह के उपक्रमों में वे अपने आप को झोंकते रहे, उन सब पर चर्चा हुई। शुक्ल जी, इस अवसर पर मुझे एक और उनकी किताब याद आती है, जी। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। हाँ हाँ, ब्रह्मभोज। जी तो मैं एक बार उसको यहां पर दिखाता हूं, उसका आवरण। इसका जी जी आवरण मित्रों सीरज सक्सेना जी का बनाया हुआ है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। ब्रह्म। यह जी जी उनके आत्मवृत्त की एक ऐसी पुस्तक है जो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ता हूं और बड़ा आनंदित होता हूं। जी छह जी दशकों से अधिक 6 दशकों से अधिक का सक्रिय साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यकाल है अशोक वाजपेयी जी का, जिनमें 50 से अधिक पुस्तकें हैं, कई कई विधाओं में। उनमें से कुछ एक की आज चर्चा भी हुई, आगे की कड़ियों में भी होंगी। मगर पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अशोक वाजपेयी अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए और उनके बहाने से कई बातें कहते हैं। इसलिए एक आध अंश इस पुस्तक का यहां पर रखते हुए हम लोग इस कड़ी को जी समाप्त करेंगे। जी जी। शुक्ल जी, 10 मिनट का हाँ समय और लेते हैं जी। जी जी अ, अपनी यह पुस्तक देखिए, कवि का समर्पण देखिए। वे लिखते हैं, अशोक वाजपेयी जी, उन असंख्य दूसरों के नाम जो ना होते तो मैं ना होता। वाह। इस पुस्तक के को समर्पित करते हैं किन लोगों को? उन असंख्य दूसरों के नाम जो ना होते तो मैं ना होता। और ऐसी जी कई बातें, चूंकि आपने भी अपने आज के वक्तव्य में कवि और कवि की निर्मित पर कई बातें जी की, जी तो इस पुस्तक में जो छोटी सी भूमिका है, उसको, उसका एक आधा अंश मैं यहां पर रखता हूं अपने बहाने से वे लिखते हैं। यह पुस्तक वर्ष 2003 में आई थी, कई लोग जान ही रहे हैं। अशोक जी लिखते हैं इसमें, यह पुस्तक अपने बहाने दूसरों के बारे में और दूसरों के बहाने अपने बारे में है। होता यह है कि पहले आप दूसरों को जानने से शुरू करते हैं और धीरे धीरे यह समझ बढ़ती है कि अपने को जानना जरूरी है। साहित्य का एक बुनियादी अंतर्विरोध यह है कि उसमें दूसरों के बिना आप नहीं और आपके बिना दूसरों के लिए जगह नहीं। लिखना एक साथ अपने को और दूसरों को एक दूसरे के माध्यम से जानने की कोशिश है। और वह जो शीर्षक, जहां से यह शीर्षक अशोक वाजपेयी जी को सूझा, उसका भी एक वे हवाला देते हैं, उसको भी सुनिए। वर्षों पहले जब अपने पैतृक गांव राजापुर गढ़ेवा में मेरा जनेऊ हुआ था, तो मेरी आजी ने सारे गांव को हमारे घर पर जीवने का न्योता दिया था। हो सकता है कि वे कुछ कंजूस रही हों,
मसालों की देखभाल कर रही एक महिला ने आकर उनसे आंखें और हाथ मटकाते हुए पूछा था, ई पाव भर जीरा में का बरम भोज हुई। ई पाव भर जीरा में का बरम भोज हुई। और फिर वे देखिए क्या लिखते हैं, मुझ जैसे लेखक के पास पूंजी के नाम पर होता तो पाव भर जीरा ही है, और उसके बल पर वह सारी दुनिया को घर पर जीमने की जरूरत करता है। यह निश्चय ही दुस्साहस है, लेकिन उसके बिना लेखक बनना संभव भी तो नहीं है। वाह वाह। बहुत सारी बातें हैं, आगे की कड़ियों में भी हम करेंगे। आज हमने विस्तार से एक बीज वक्तव्य जैसा सुना अष्टभुजा शुक्ल जी की ओर से, काफी अच्छा लगा। और बहुत ही प्रत्ययों के बीच उन्होंने अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व की जो बुनावट है उसे हमारे साथ खोलने की अपनी ओर से खोलने का प्रयास किया। और हमें अच्छा लगा कि वे जिस तरह से और जिन बारीकियों में जाकर, खासतौर से जब आप आसन प्रसवा माँ के लिए जो कविता वे लिखते हैं और उसको उन संदर्भों में जाकर आप देखते हैं कहां से एक कवि बिल्कुल नवीन रूप में अपनी भूमि को रच रहा है, सृजित कर रहा है, उसे घनीभूत कर रहा है। तो ऐसे कई उदाहरण हमें आज के इस वक्तव्य में मिले, जिनसे हम अशोक वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को कुछ और आसानी से समझ सकते हैं। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलेंगे। तमाम मित्रों का हार्दिक धन्यवाद और आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी का शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला और इतनी सुंदर बातचीत संभव हो सकी। और आज जैसा कि शुक्ल जी कह रहे थे, नरेश सक्सेना जी का भी जन्मदिन है, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं। और किसी कड़ी में संभव है कि वे भी आएंगे और अशोक जी पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ल जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ठीक।